अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन अदालतों के नाम रहा। उसकी वजह यह है कि 3 बड़े फ़ैसले देखने को मिले। सबसे पहला फ़ैसला तो वो था जिसमें तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शंस वो सेटल हुआ। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये अहम फ़ैसला हमने आज देखा, जहाँ बल्ले का निशान PTI को वापस मिला। अली ज़फ़र साहब ने उसके बाद गुफ्तगू भी की और ये कहा कि अब हमें इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कहा यही जा रहा था कि सबसे मुश्किल चीज़ ये होगी कि अगर किसी कॉमन सिंबल के बगैर PTI इलेक्शन में जाती है तो वोटर को कैसे मोबिलाइज़ करें। लेकिन अब ये मरहला तो हल हो चुका है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अब इसको चैलेंज करने के लिए मज़ीद परसू करता है या इस फैसले को कबूल करते हुए विड्रॉ करता है। दूसरा अहम फैसला ये रहा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्पेशल कोर्ट की सज़ाए मौत थी उसको अपहोल्ड किया गया। और साथ साथ हमने ये देखा कि 4 रुकनी लार्जर बेंच जो था ये इसने मुत्तफ़िका तौर पर जो है वो ये पास की है जजमेंट। और इस पर कहा यह जा रहा है कि इसकी हिस्ट्री में और तारीख़ में ख़ासी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि जब ये फ़ैसला दिया गया स्पेशल कोर्ट की तरफ से तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया है। तीसरी अहम डेवलपमेंट आज ये रही कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उसकी वजह यह बताई गई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जो इंक्वायरी सामने आ रही थी उनके ख़िलाफ़ करप्शन चार्जेस की, उस पर पहले भी शो कॉज नोटिस का जवाब उनकी तरफ से दिया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसका कोई ताल्लुक़ मुशर्रफ साहब का जो केस था उससे भी हो सकता है। कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से ये फ़ैसला उन्होंने किया, जिसको प्री रेजिग्नेशन कहा जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले PTI का केस जो था, इस पर तहरीक इंसाफ अब क्या प्लान कर रही है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बल्ले का इंतखाबी निशान अब बहाल हो चुका है और PTI तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती ही रही है कि उसकी PTI के साथ उस तरह से फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या इस राय में कोई तब्दीली आई है तहरीक इंसाफ की आज के फैसले के बाद? ये इसके बहुत से मल्टीपल फैसेट्स हैं जनाब। ये एक मसला था, एक बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए, और हम बहुत मशकूर हैं पेशावर हाई कोर्ट के और उन जजेस के जिन्होंने कि हमारा ये लेजिटिमेट राइट जो है ये हमें ग्रांट किया है। और अब इंशाअल्लाह हम अगले इलेक्शन में बल्ले के निशान की बेसिस के ऊपर जाएंगे। अभी इस सिलसिले में एक मरहला और रहता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मरहला है। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को तक ये मामला लेके जाती है या नहीं। हमें इस चीज की ऑलमोस्ट कभी इम्कान है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके फिर रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो जस्टिस का बोझ है, इंसाफ का जो बोझ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंधों के ऊपर होगा। और हमें उम्मीद है कि वो इससे नबुरद आजमा होने में कामयाब होंगे और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक, कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन आज अब ये सब सिर्फ एक मसला नहीं था, उसके अलावा मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्या बशर उशीर भी उसका नहीं मिलता। हमारे लोगों को उनके ऊपर उनको जबरदस्ती किडनैप किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की जाती हैं। हमारे बहुत सारे हजारों लोग जो हैं वो अरसा दराज से जेल में हैं और उनकी बेल होती है तो उनको किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। एक लोगों को 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 दफा अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा आपने देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन के ऊपर किस किस्म के तमाशे किए गए, नॉमिनेशन पेपर्स छीनने की कोशिश की गई। हमारे जो उन कैंडिडेट्स के जो प्रपोजल्स और सेकेंडर्स थे उनको किडनैप किया गया। और पहले मरहले में जो कि ब्यूरोक्रेसी के लोग मैनेज कर रहे थे, उसमें PTI की टॉप लीडरशिप की 98% लोगों को उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए। लेकिन उसके बाद कमीशन में सिर्फ 30 शिकायत आती हैं PTI की तरफ से। क्या शिकायत आती है जी आपने? सॉरी, सिर्फ 30 शिकायत PTI की तरफ से जाती हैं। वो हम ट्राइब्यूनल्स चले गए थे ना जी, हम ट्राइब्यूनल्स चले गए थे। ट्राइब्यूनल्स ने जो कि जुडिशरी के लोगों ने मैनेज किया है और वहां हमें रिलीफ मिला है। हमारे ज्यादातर टॉप लीडरशिप को रिलीफ मिला है और उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। इसके अलावा और भी बड़े मसाइल हैं, भी सिर्फ एक मसला नहीं है, बहुत सारे और मसाइल हैं। हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उस नहीं करने दी जाएगी। ये हमारे वर्कर्स कन्वेंशंस जो हैं उनको उखाड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज बल्ले के निशान से मुतल्लिक PTI ने अपनी दरख्वास्त वापस ली तो उस पर काफ़ी हैरानगी का इजहार किया जा रहा है कि क्या पहले से एंटिसिपेट किया हुआ था PTI ने कि पेशावर हाई कोर्ट आपके हक में फैसला कर देगी? नहीं, एंटिसिपेट करने की तो कोई बात ही नहीं थी जी।
वो हमने विड्रॉ इसलिए की थी कि वो सुन नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले कहा था जी कि आप पेशावर हाई कोर्ट में गए हुए हैं और वहां से ये फैसला होगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो हमने इसलिए वो एप्लीकेशन अपनी जो है वो विड्रॉ कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना। अब इलेक्शन कमीशन, बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है, वो जाना चाहती है तो जाए, हम अपना केस वहां भी फाइट करेंगे। नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि 2018 में जो सब कुछ हुआ, अब इसके ऊपर भी नून लीग भी ये बात करती है कि साकिब निसार साहब की कोर्ट थी उस टाइम और हमारे खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया गया, और आज अगर उनको रिलीफ मिला है, जिस तरह से तायात नाअहली केस हुआ, उस पर भी उनका यही आर्ग्यूमेंट है कि पहले सिस्टम सारा पार्टिजान था, अब नहीं रहा। तो अब अगर पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि वही सूरत हाल है इन तमाम तर फैसलों के बाद? क्योंकि अगर बल्ले का निशान ना मिलता फिर तो शायद और डैमेज हो जाती है आपकी इलेक्शन की कैंपेन, कि वोटर को पता ही ना होता कि किसको वोट देना है, जाके किस हल्के में किसको चूज करना है। देखिए, मीडिया में मुझे हैरानगी होती है कि जी मीडिया के लोग एक जबरदस्ती का कंपैरिजन इनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नून लीग कर रही है ये। वो पार्टीज के दरमियान भी होता है और वो इंडिविजुअल्स के दरमियान भी होता है। 2018 में इलेक्शंस जो थे वो बढ़ा चढ़ा कर उसमें जो धांधली है और वॉट एवर इट इज, मैनेजमेंट इलेक्शंस की जो है ना उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। पीटीआई ने किसी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में परवरिश नहीं पाई, वहां से पैदा नहीं हुई थी। ये पीटीआई की एक स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो कि हमने पार्लियामेंट के बाहर रहकर लड़ी है। और उसके बाद उस जद्दोजहद के बाद हमें अवाम में कबूलियत हुई और हम इलेक्शंस में आए और इलेक्शन जीता। और हमें तो कंप्लेंट ये है कि वो जो डीआरएस जो था, जो ब्रेक डाउन हुआ था, उसमें हमारी सीटें जो है वो कम की गई इस वजह से कि हम कहीं एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना बना दें और फिर ये है कि जी हम कुछ लोगों की कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो ये एक, आप इसको मैं डिमांड करता हूं, आपके प्रोग्राम में डिमांड करता हूं कि जी 2018 के इलेक्शंस की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और देखा जाए कि किस पार्टी को क्या बेनिफिट मिला था और क्या नहीं मिला था। आई थिंक उसी के बाद ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9 मई की हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते हैं ताकि पता चले कि हकायक क्या है। ये मीडिया के ऊपर बैठ के इल्जाम लगा देना या कंपैरिजन इनेक्ट कर देना, मेरे भाई, ये मसले का हल नहीं है। नहीं, ये कोई कंपैरिजन नहीं लगा रही है, इल्जाम नून लीग लगा रही है, हमने तो क्यों लगा? वो लगाते रहे जी, वो लगाते रहे, लेकिन आप प्रोजेक्शन तो यहाँ मीडिया में मिलती है ना। आपको चाहिए, मतलब मीडिया को चाहिए कि वो एक ऑब्जेक्टिफाई करे, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव किस्म की इवैल्यूएशन करने के बाद इस किस्म की बात जो है वो मीडिया के ऊपर की जाए। बिल्कुल, लेकिन उसमें हम बिल्कुल इस थीसिस को बाय नहीं करते, हम इस नैरेटिव को बाय नहीं करते। नहीं, ऑब्वियसली वो आपका राइट है, इस थीसिस को आप बाय ना करें, बिकॉज आपने अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक बात करनी है। ये बताइए कि बल्ले का निशान तो अब वापस मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग पीटीआई के अंदर से भी ये कह रहे थे कि हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात की कि जो वकला कम्युनिटी है केपी की, उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो पंजाब वालों को मिलता है। तो अब ये हाउस एंड ऑर्डर कैसे लाएंगे? ये भी एक चैलेंज लग रहा है आपके लिए। हमारा हाउस एंड ऑर्डर है जी। मरवत साहब जो है वो उनके सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्टी के आपने बयानिए पढ़ लिए होंगे, और जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने हदायत दी है उसके मुताबिक हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया है पार्टी के अंदर। एंड होपफुली अब ये इस किस्म का कोई कंफ्यूजन, उसमें कोई इख्तलाफात की बात नहीं करते हैं। ये कंफ्यूजन है कि किसने क्या कहना है क्या नहीं कहना। उस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो हमने इशू कर दिया है और हर इंसान को पता है कि उसकी जो भी सीनियर लीडरशिप है उनको पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वो पार्टी के कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं ना कि वो शायद उस लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उम्मीदवारान के, जो कि एक्स चेयरमैन की तरफ से आई थी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जी वेरिंग ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोगों का एहतजाज करना अंडरस्टैंडेबल है। जब टिकट की अभी एलोकेशन जो है वो हुई नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुई, अभी अनाउंस नहीं हुई। जब अनाउंस होगी उसके बाद देखा जाएगा। प्रेमेच्योर तरीके से एहतजाज करना जो होता है वो उसमें प्री मेडिटेटेड कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको हम स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रिजर्वेशन होंगी, अगर जेन्युइन किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसका पार्टी के अंदर रेमेडी करने का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसके मुताबिक उसका अजाला किया जाएगा। लेकिन एहतजाज करने से पहले अनाउंसमेंट तो होने देना, पार्टी टिकट्स जो है उसकी अनाउंसमेंट तो होने देना, उसके बाद एहतजाज की कोई जस्टिफिकेशन बनती है, उससे पहले कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो सबसे ज्यादा कागजात भी आपके जमा हुए हैं, तो अब अनाउंसमेंट कब होगी? क्योंकि सिर्फ तकरीबन 1 महीने का वक्त भी अब बाकी नहीं रहा। आइंदा 2-3 दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, और मैनिफेस्टो?
मैनिफेस्टो भी होपफुली इस वीक के एंड तक नहीं आता तो अगले वीक के शुरू में आ जाएगा। तो मैनिफेस्टो में क्या जो है वो आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रेसेस किस चीज़ पर होंगे? आवाम भी जानना चाहती है। अगर आप क्लेम करते हैं कि वोटर बेस बहुत बड़ी है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप बताएं कि अगले इलेक्शन के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है। वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो का इंतजार कर लें तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। उसका हम एक एग्जीक्यूटिव समरी भी शाया कर रहे हैं। उसमें हर जो फैसेट ऑफ लाइफ है हर उसको हमने कवर किया है और उसमें हमने जो अपनी थिंकिंग है, अपना विजन जो है उसको डिस्क्राइब किया है। मेरा ख्याल है मुनासिब ज्यादा ये होगा कि हम 3-4 दिन और इंतजार कर ले। मैनिफेस्टो जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर बात की जा सकती। अच्छा, मतलब उससे पहले कोई डिस्कशन नहीं हुई कि इस बार अगर 50 लाख घरों की बात करनी है, नौकरियों की करनी है? अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है इस हवाले से? ये डिस्कशन तो जी पिछले 2 महीने से हो रही है, बल्कि उससे भी ज्यादा अरसे से हो रही है। एक फील्ड को तो मैं वो डिस्कशन जो है उसको मैं पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकता। उसकी बेसिस के ऊपर तो हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वो डॉक्यूमेंट जब आएगा तो उसके बाद उसके ऊपर बात कर लीजिएगा। नहीं रऊफ साहब, आप क्या इसको भी सीक्रेट समझते हैं कि आवाम को ना बताया जाए कि उनके लिए आपने क्या करना है? इज दैट अ सरप्राइज और समथिंग? ये सीक्रेट या ओपन की बात नहीं है भाई, ये काम करने का तरीका है जी। और काम करने का मतलब एसओपी आप कह रहे हैं ये होना चाहिए कि जब 15-20 दिन रह जाएं उससे पहले ना अनाउंस किया जाए, क्योंकि आइडियल पीटीआई का क्लेम यही था ना कि 2 पार्टी सिस्टम से डिफरेंट काम करेंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में तो काफी पहले से प्लान ऑफ एक्शन वाजे कर दिया जाता है। देखिए, इसमें कोई सेट रूल नहीं होता जी कि 2 महीने पहले या 2 साल पहले आपने करना है। हर पार्टी की अपनी एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म होता है, उसके मुताबिक वो काम करती है। पीटीआई का अपना एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म है। हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इसमें बहुत काम किया गया है और इसमें बहुत से नई चीजें जो है हमने इंट्रोड्यूस की हैं। हम चाहेंगे कि आवाम देखे उसको, लेकिन कोई जल्दी आपको क्या पड़ी हुई है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। चलिए अभी बता दीजिए, वोटर्स को अभी बता दीजिए। जल्दी ना कीजिए, आप इंतजार करें। नहीं, हम अपने वक्त के ऊपर हर काम कर रहे हैं जी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टी काम कर रही है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मैनिफेस्टो है वो भी आ जाएगा आवाम के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि पीटीआई को अब भी शुबा है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं होंगे, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को अब भी डाउट है कि पीएमएलएन को मुकम्मल स्पेस नहीं मिल रही तो यही कहना पड़ेगा कि उनका मिशन शायद मुकम्मल नहीं है। इलेक्शंस के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब आगे जाकर पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो करेंगे या नहीं? और इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के क्लेम्स थे कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन बेज़ाब्तगियों से भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने उनके नए चेयरमैन को भी कबूल नहीं किया, वो कितना ऑब्जेक्टिव था? इसी पर हम बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कंवर साहब बताइएगा, तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान है दोबारा से मिल गया, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? ये बहुत अच्छा फैसला आया जनाब, इस लिहाज से कि सिर्फ अपने पेशावर हाई कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक बड़ा सही फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 215 और 209 के तहत जो इंटर पार्टी इलेक्शन और उससे पहले वापस लिया था वो भी कानूनी तौर पर दुरुस्त था। अब ये कहना कि भाई वो बाकी सिर्फ अपना पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो उनकी दानिश में वो भी फैसला दुरुस्त है, लेकिन इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो बाकायदा नजर सानी की दरख्वास्त भी पेश की थी पेशावर हाई कोर्ट में, और नजर सानी की दरख्वास्त जो थी वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हक में आ गई थी। तो अब इसके बाद डिवीजन बेंच ने फैसला कर दिया है, तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो अपने सारी कानूनी जिम्मेदारी दोनों तरफ से पूरी कर ली। हाई कोर्ट में भी नजर सानी दरख्वास्त भेजी और अपना फैसला भी किया, लेकिन हमारी नजर में तो फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का दुरुस्त था। लेकिन अब चूंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान को इस पर अपने आईनी इदारे के तौर पर मजीद फर्दर अपील करने के से गुरेज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाने से भी गुरेज करना चाहिए, और जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया उसके मुताबिक उनको निशान अलॉट करना पड़ेगा। वो तो ऑर्डर हो गए हैं, तो लेकिन किसी जगह अपील करने से गुरेज करना चाहिए। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो जिन्होंने दरखास्तें दी हुई थी इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ वो जाए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान अपने फैसले के मुताबिक अब खामोश रहे और उन्होंने अपना कानूनी इदारे के मुताबिक अपना काम कर दिया उन्होंने, वो ठीक है। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी चल रही है, हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव न डालें, उन्होंने बड़े बड़े अहम फैसले कर दिए हैं। इस लिहाज से तमाम सियासी जमातों को आइंदा इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए जो 8 फरवरी को हो रहे हैं।
कंवर साहब, लेकिन पहले आपने कहा जिस तरह से कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी ठीक था और अब जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया वो भी ठीक है। अगर ये तो आइडियल सिचुएशन है ना कि नहीं करना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले को भी तस्लीम नहीं करता तो फिर तो दोबारा से इस कयास का आगाज़ हो जाएगा जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन के पाकिस्तान तो फरीक नहीं बनता रहा है। इलेक्शन के पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसका जो फैसला उसमें जो हमारा जो सेक्शन 215 है और उसमें सेक्शन 209 और 215 में ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस ले या उसका सिंबल वापस ले तो उस मुतासरा पार्टी को आला अदालत में जाने के लिए बाकायदा अपील करने का इस्तेकाक है, वो जा सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर अपने मुतलका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो उसने बाकायदा कानून में लिखा था, जिसके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में फैसला आया और सिंगल बेंच के फैसला आ गया। सिंगल बेंच ने इलेक्शन पाकिस्तान के फैसले को कानून करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नजर सानी की दरखास्त पेश कर दी और दूसरी इसलिए पेश की थी कि सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सुनने का मौका ही नहीं दिया, उनको नोटिस ही नहीं दिया, उनको बुलाया ही नहीं, उनके वकील को नहीं बुलाया। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये कानूनी इस्तेकाल था, उस पर नजर सानी की दरखास्त है। लेकिन इसके बावजूद इसके अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि बल्ले का निशान छीनने की एक पूरी कोशिश थी जो नाकाम हुई है। तो पीटीआई आपको लगता है इसी तरह देख रही है इलेक्शन कमीशन को जिस तरह आप कह रहे हैं? देखिए जी, वो सईद अली जफर साहब मुमताज आईनी माहरीन भी है, सेनेटर भी हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम मैसर जफर के साहबजादे हैं। तो इस लिहाज से हमें उनकी राय इसलिए राय नहीं देती, वो सियासतदान है। तो सियासतदान को तो अपने पार्टी के मफादात का भी ख्याल रखना होता है, अपने अवामी वोटर्स है उनको भी तरगीब देनी होती है, उनको भी करंट लगाना होता है, उनकी बातें पर ना जाए। हम तो अपने कानून पे बात करें, जैसे आप बड़ा सही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल आईन और कानून की रोशनी में आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को बेजाती रहे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान चला जाए। लेकिन हम जो फेडरल सेक्रेटरी रहा मैं 7-8 साल, उसके अरसे में जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ आए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी कोर्ट में नहीं किया। तो ठीक है, हमने अपने फैसला कर दिया, अब उनका राइट है। अब जो हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर हम अमल दरामद कराएंगे, अपील कभी नहीं की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि इसको मज़ीद इलेक्शन कमीशन को आइडियली नहीं करना चाहिए और क्योंकि एक आईनी अदालत है तो इस फैसले को तस्लीम करते हुए मज़ीद अपील में जाने से इलेक्शन कमीशन को गुरेज करना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कल मीडिया में ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि कराची का जो NA 242 का हल्का है, इस पर MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसके बाद MQM पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कहा कि ऐसी कोई भी खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है, हम इस खबर की तरदीद करते हैं। साथ साथ नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस पर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। रोहिल असगर साहब के हवाले से बात की जा रही है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से गालिबन मुलाकात हुई है। तो किस तरह से नून लीग इस चैलेंज पर काबू पाएगी और इंतखाबी अमल जो है उसमें ताख़ीर क्यों है, इस पर बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, नून लीग की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा साहिबा, कैसे देख रही हैं पेशावर हाई कोर्ट के आज के डिसीजन को? बल्ला वापस मिल चुका है तहरीक इंसाफ को? जी शुक्रिया मुजम्मिल। बिल्कुल, बल्ला मिले या ना मिले हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुशी की खबर है, अच्छी बात है कि इनको बल्ला मिल गया। कम से कम रोने की जो लिस्ट है उसमें से कोई एक चीज तो कम होगी ना। जो एक खाम खा का फेक प्रोपेगेंडा और एक मजलूमियत महरूमियत कार्ड वो लेके चल पड़ते हैं। हरकतें खुद की दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन लॉज को उन्होंने फॉलो नहीं करना, उनको जो है वो बिल्कुल लगता है वो हर कानून से मावरा है, वो जो मर्जी करे, उनको कोई पूछ नहीं सकता। तो ये फैसला आ गया है, लेकिन मुझे कम से कम मुजम्मिल इसके ऊपर कुछ बाकी तो चले, ये तो नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में से भी आज पिटीशन वापस ले ली गई। उनको पूरा पक्का यकीन था कि उनको वहां से जो है वो रिलीफ मिलेगा। हालांकि वो एडजर्न भी कराई जा सकती थी फॉर टुमारो कि जी आज जो फैसला आएगा उसके मुताबिक हम कल बात कर लें, लेकिन उनको वो 100% यकीन था। तो अगले पेशावर हाईकोर्ट भाग भाग के नहीं जा रहे थे ना, कोई तो रीजन थी जहां वो भाग भाग के जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कानूनी सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या पेशावर हाईकोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पेशावर से बाहर है? और ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, ये तो इलेक्शन कमीशन का तमाम जो फैसले होते हैं वो पूरे पाकिस्तान पे जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं।
लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं होती, और उनके फैसले जो है उनकी एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। अब ये फैसला खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इम्प्लीमेंट होगा या ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा, मैं कम से कम इसके ऊपर डबल माइंडेड हूँ। मैं नहीं समझती कि पेशावर हाई कोर्ट के पास अपनी हाई कोर्ट से बाहर की जुरिस्डिक्शन मौजूद है। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा कि नून लीग इस पे क्लैरिटी लेने के लिए किसी कोर्ट में चली जाए? हमें क्या जरूरत है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं मुजम्मिल, हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, बल्ला और नो बल्ला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हमारी जो है वो कैंडिडेट्स आज शाम को वरना कल सुबह तो इंशाल्लाह जो है वो अनाउंस हो रहे हैं। उसके बाद हमारे जलसों का एक पूरा स्केड्यूल जो है वो तैयार हो चुका है। 15 जनवरी को पहला जलसा होने जा रहा है। सो हम अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये बल्ला वल्ला वल्ला ये हमारा मसला नहीं है, ये जिनका मसला है वो खुद देखें। लेकिन वो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे थे कि उनको शुबा है कि अब भी सहूलतकारी जारी है कहीं ना कहीं, और इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा पीटीआई के अगेंस्ट, हालांकि करना चाहिए क्योंकि उनको धमकियां दी हैं एक्स चेयरमैन पीटीआई खान साहब ने। जाहिर है, मतलब नहीं, ये बात तो दुरुस्त है ना कि सहूलतकारी, तो मैंने तो कहा ना कि अभी तो अगले भाग भाग के पेशावर हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं। मुझे ये बताओ ना, इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट ले जाने की कोई एक लॉजिक समझा दो मुझे, क्या हो सकती है सिवाय इसके कि आपको 100% यकीन है कि वहां पर आपको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, या वो जो एक इनका बड़ा पेट जुमला है साड़ी गाल हो गई है, फिर आई डोंट नो, फिर पता नहीं, आई डोंट, ये तो ये यही बता सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरले मिनते करा करके, रजिस्ट्रार के दफ्तर जा जाके मिनते करके, ओपन कोर्ट में मिनते करके पिटीशन लगवाई और आज उसको विड्रॉ कर लिया। ये इतनी सिंपल चीजें तो नहीं है ना, सामने नजर आ रहा है क्या हो रहा है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, वो बेचारे क्या करें, वो तो मतलब एक ऐसे शख्स के पल्ले पड़ गए हैं कि जिसको हर सूरत हाल में लोगों को धमकियां ही देनी है। अभी उसको खुद का फ्यूचर पता नहीं है, लोगों को वो आर्टिकल 6 लगाने की धमकी देता है। ये हुकूमत में भी उनको शौक था, उनका शौक अभी भी खत्म नहीं हुआ जेल जाके। अच्छा, कराची के हवाले से जो बात हुई वो एमक्यूएम ने तरदीद कर दी, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई NA 242 के ऊपर, तो ये मिसकम्युनिकेशन है या मिसकमिटमेंट है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मीडिया को बहुत जल्दी होती है खुद से जो है जराए से खबरें देने का। जराए बेचारे कितने मुस्तनद होते हैं, जराए बेचारे जो है उनकी खुद की बात हुई होती है नहीं हुई होती है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क होता है। ये बात दुरुस्त है कि एमक्यूएम के साथ, जीटीए के साथ हम सिंध के हवाले से एक अच्छे नोट पर जो है वो पहुंच चुके हैं। अब उसमें 242 शामिल होगा नहीं होगा, उसमें कौन कौन से हल्के शामिल होंगे, मेरा ख्याल है इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट का और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हमें इंतजार कर लेना चाहिए। अच्छा, और इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से कुछ सेटल हुआ? पार्टी में 2 आवाजें हैं, हमने तो ये सुना है। हाँ, आवाजें तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपने लोग इस्तेकाम पाकिस्तान के केस के हवाले से हमें अपने लोगों को पीछे करके दूसरों को जगह देनी है, तो मेरे लिए भी कोई इतनी फेवरेट सिचुएशन नहीं है। और मैं भी समझती हूँ कि जो अपने लोग हैं, जो कमिटमेंट के साथ हमारे साथ खड़े रहे हैं अच्छे बुरे टाइम के अंदर, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन तहरीक इस्तेकाम पार्टी के साथ कुछ मामला तय हो चुके हैं, और वो कौन कौन सी सीटों पर, उन्होंने तो खैर पूरा पाकिस्तान मांग लिया था, लेकिन जो है वो कुछ सीटों के ऊपर उनके साथ एडजस्टमेंट जो है वो की गई है, और उसके लिए फिर आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। अच्छा, मसला यही है ना कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और इसके अलावा मैनिफेस्टो का ऐलान, पार्टी टिकट्स का ऐलान, ये लेट से लेट होता जा रहा है, तो कितना इंतजार करना है? ऐसा नहीं मुजम्मिल, ऐसा नहीं है। देखो, हर चीज का जो किस हमारी टाइमलाइन क्या होगी इसका फैसला तो हम ही कर सकते हैं ना। और जो होमवर्क हमने किया है वो किसी और ने नहीं किया। हमने एक एक हलके को, एक एक NA को, एक एक PP को हमने फोकस करके उसमें होमवर्क किया है। 183 घंटे 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए हैं, और उसमें से फिर चीजें सॉर्ट पे बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। ये नाराज है, वो नाराज है, 8-10 लोग उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, बाकियों को जो है वो किस तरह से साथ चलाना है, ये बहुत बड़ा काम होता है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, मैनिफेस्टो बिल्कुल हमारा तैयार है, उसकी ब्रीफिंग और मंजूरी भी तकरीबन ले ली गई है लीडरशिप से। और अब किसी दिन हम एक बहुत अच्छे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक फंक्शन के अंदर उस मैनिफेस्टो को जारी भी करेंगे। और हमारा मैनिफेस्टो खामखा ना ख्याली पुलाव है और ना झूठे वादे हैं, वो तमाम चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। और मियां साहब की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी मंशूर कमेटी को भी कि ऐसी कोई जो है वो झूठा वादा जो है वो हम नहीं करेंगे अवाम के साथ। जो हम कर सकते हैं उसी का वादा किया जाएगा। तमाम सेक्टर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, और 15 जनवरी को जो है वो पहला जलसा भी होने जा रहा है। हम अपने होमवर्क के साथ मैदान में उतर रहे हैं, खामखा हवा में तीर नहीं चला रहे। लेकिन वो पीपल्स पार्टी को डाउट ये है ना, वो कह रहे हैं कि शायद नून लीग की किसी नाल गल हो गई है, तो इसीलिए वो कैंपेन का आगाज ही नहीं कर रहे।
सानू साड़ी गल दा उन्होंने इतना गम नहीं, उन्होंने गल किसी नाल नहीं हो गई, उन्होंने गम ज्यादा है और वो बेचारे इस गम में घुले चले जा रहे हैं। सो मुझे हैरत ही होती है कि खुद ने तो अभी तक पंजाब के उम्मीदवार दिए नहीं, और कितने उम्मीदवार दिए हैं पता आपको पीपल्स पार्टी ने, या कितने वो दे सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें उम्मीदवार पूछ रही है, पीपल्स पार्टी खुद ने दे दिया उम्मीदवार पंजाब के अंदर। ये बिलावल साहब जो है ना वो इमरान खान सानी 2 बनना चाह रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। अगर वो उस लेवल पे गिरना चाहते हैं, अगर उसकी जबान इस्तेमाल करके वो उस लेवल के जो है वो लीडर बनना चाहते हैं, तो गुड फॉर हिम, हम क्या कह सकते हैं। सही। और हम एक डिसेंसी रखेंगे, हम वहां तक नहीं गिरेंगे जहां तक जो है बिलावल साहब या उनकी पार्टी गिर रही है। मतलब ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स का इल्ज़ाम लगता है, सेनेट से करारदाद पास हो गई, उस पर भी लोग कहते हैं कि नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप से उस तरह कंडेमनेशन नहीं आई, उन्होंने वोकली नहीं कहा कि बहुत गलत हुआ है ये, तो ये सब बेसलेस है। कमाल बात करते नहीं, कमाल बात करते हैं। एक पीएमएलएन का सेनेटरी तो था, नहीं, अफनान साहब ने खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको जो है वो बाकायदा उसको जो है उसको अपोज भी किया, उसके खिलाफ तकरीर भी की। पीटीआई के और जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब तो मुंह में घुंघरियां डाल के बैठे रहे, वो तो ये भी नहीं कर सके। और फिर जो हमारी तर्जुमान है उनकी तरफ से पार्टी का स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी होता है, और उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया, और उसी दिन जारी किया कि हम कतई तौर पर इलेक्शंस को आगे ले जाने की किसी भी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इलेक्शंस आगे नहीं जाने चाहिए, हम 8 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपको भी लगता है कोई कंस्पिरेसी चल रही है डिले करने के लिए? कभी कहा जाता है इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग इस्तीफा दे देंगे, कभी कुछ और बात सामने आती है, तो ये अनसर्टेनिटी क्यों है अब तक? नहीं, हमारे मुल्क में ना मुझे लगता है कि या तो हमारे मुल्क के लोगों ने इमरान सीरीज बहुत पढ़ी हुई है, या वो जेम्स बॉन्ड 007 की जो है वो मुझसे बहुत मुतासर है। हर वक्त वो कोई ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल के ले आते हैं, अब ये होने वाला है, अगले 24 घंटे में वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। ये अगर कुछ लोगों की ख्वाहिश और सोच है भी, तो मुझे यकीन है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अच्छा। और काजी फरीसा साहब जो है वो जब तक चीजें तो पाकिस्तान है, 8 फरवरी को इलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना यही था कि इलेक्शन में किसी भी किस्म का इल्तवा कम अज़ कम नून लीग के हक में नहीं है, और वो इसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उनको वापस मिला, लेकिन एक कानूनी नुक्ता इस पर यह भी उठाया जा रहा है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ केपी की हदूद में है या फिर पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा, क्योंकि अगर इसमें भी कोई टेक्निकल मसला निकल आया तो क्या दोबारा से लिटिगेशन में ये तमाम तर मामला चले जाएंगे। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं। हसन साहब, आज पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का भी सवाल हो रहा है कि सारे मुल्क में इतलाक हो जाएगा इसका? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो जो फेडरेशन के हवाले से जो मुकदमात होते हैं उनको एंटरटेन करें। और आपने देखा होगा कि फेडरेशन के खिलाफ हर हाई कोर्ट में केसेस हो रहे हैं, और वहां से रेट अलाउ भी हो रही हैं और डिसमिस भी हो रही हैं। लेकिन इस पे थोड़ा सा दो चीजें इसमें हैं इम्पोर्टेंट जो कि देखनी पड़ेगी, और इस ऑब्जेक्शन को भी देखना पड़ेगा। वो ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस, मरकजी ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन इनके जो ऑफिस प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। क्या वो जहां जहां मौजूद है उन कोर्ट्स को इख्तियार समाअत हासिल नहीं है? हम समझते हैं कि है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो उनका जो एतराज था फेडरेशन का, वो ये था कि जो पीटीआई का भी ऑफिस है वो भी इस्लामाबाद में है, तो इसलिए भी उनको भी इख्तियार। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल नोयत के ऑब्जेक्शंस थे जिनको ओवर रूल करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक फैसला सादर कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन में जाना चाहिए और सबको लड़ना चाहिए इलेक्शन। ये छोटी मोटी बातों पे आप छोड़ के अब अपना जो तमाम का जो वो है कंसंट्रेशन वो 8 फरवरी होनी चाहिए। अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का आज इस्तीफ़ा सामने आ गया, और इससे पहले शो कॉज का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात हैं वो
असल में जो रूल्स की तौहीन है उसके मुतरादिफ हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनका इस्तीफ़ा फिर कबूल होगा, किया जाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल उन्होंने 6 रेफरेंस फाइल किए एक आला तरीन अदलिया के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ, और उसमें हमने एविडेंस भी पेश की। आई वाज द लीडिंग काउंसिल इन दैट केस। मैंने आर्ग्यू किया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी बार काउंसिल्स, और उसमें जो है वो जो इल्जामात थे वो उनके सामने रखे, उनकी मौजूदगी में रखे, और शोकाज नोटिस 2 दफा जारी हुए, और पहला एक जारी हुआ, फिर उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर दूसरा जारी हुआ डिटेल के साथ हमारे एलिगेशंस की बेसिस पे वो जारी हुआ। उनका जवाब उन्होंने आज दे दिया, लेकिन साथ ही आज ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। एक क्वेश्चन हम ये समझते हैं कि बार काउंसिल विंडिकेट हुई हैं और उनको सुरखरू हुए हैं कि हमने जो एक कदम उठाया था उसमें कोई मैलाफाइडी नहीं थी, सिर्फ इस मुल्क का सोच के कि एक इतला हम तक आई, हमने वो इतला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दी। अभी वो थ्रेश आउट कर ही रहे थे और अपना उन्होंने रिटर्न रिप्लाई दाखिल किया और साथ ही इस्तीफा दे दिया। तो इसका मुझे ये आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था उन एलिगेशंस में, सही, तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। लेकिन वो हसन साहब, कुछ पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि उनके असासे चेक करें, कुछ ये कह रहे हैं कि मराद बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। आप अग्री करते हैं इससे? हाँ बिल्कुल, मेरा ये डे 1 से स्टैंस है कि ये रवायत खत्म होनी चाहिए जो हायर जुडिशरी में कि किसी भी जज के खिलाफ अगर करप्शन की बेसिस पे कोई आर्टिकल 209 की कार्रवाई होती है तो वो दरमियान में इस्तीफा दे के अपने आप को बचा लेते हैं और सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एज रिटायर्ड जज वो सारी जिंदगी लेते रहते हैं। तो इस पे वर्डिक्ट आना चाहिए और आज मौका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कि उसको थ्रेश आउट करें। और बल्कि थ्रेश आउट क्या करना है, एक बात प्रूव हो गई है कि ये एलिगेशंस जो हैं, क्योंकि उन्होंने फेस नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले का भी इंतजार नहीं किया और प्री मैच्योर उन्होंने रिटायरमेंट क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया। तो इसके लिए इनको देखना पड़ेगा। तो ये तसव्वुर तो यही किया जाता है कि ये हमारे जो एलिगेशंस है वो दुरुस्त साबित हुए, उनमें सब्सटेंस था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लिहाजा ऐसे जज को जो कि करप्शन के चार्जेस थे उनपे, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। ये हम बात रखेंगे, कल है हेयरिंग, पता नहीं अभी तक तो कैंसिलेशन का ऑर्डर कोई हमें नोटिस नहीं आया, लेकिन हम रूटीन में जाएंगे, देखेंगे कि अगर वहां पे फिर ये बात करनी पड़ी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, अपनी आवाज पहुंचाएंगे। एक और अहम केस का भी आज हमने देखा फैसला, वो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से था, जो उनकी सजाए मौत थी खसूसी अदालत की तरफ से, उसको बरकरार रखा गया है। इस फैसले की अहमियत क्या है, क्योंकि पॉस्ट्यूमसली ये फैसला आ रहा है, और दूसरी चीज़ कि क्या प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आइंदा अगर कोई शब खून मारता है इक़्तिदार पे तो फिर ये प्रेसिडेंट मौजूद है उसके लिए? देखिए कितना खूबसूरत इत्तफाक है, हुस्ने इत्तफाक कहें, इसको क्या कहें, कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने एक आमर को बचाने के लिए एक विदाउट जुरिस्डिक्शन एक ऑर्डर पास किया। स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में बनी हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के उन्होंने उस कोर्ट को ही डिक्लेयर कर दिया इलीगल। और आज वो केस भी लगा हुआ था और उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी मैंने की थी। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमने आर्ग्यू किया केस कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, वो गलत हुआ, और हमारी वो जो CPC उसमें हामिद खान साहब भी थे, हम भी थे, वो मंजूर हो गई, अलाउ हो गई और उनकी सजा बरकरार रही, क्योंकि उनके वकील ने ये कहा कि मुझे उनके वरसा ने कांटेक्ट नहीं किया और सेक्शन 431 CRPC के तहत वो अबेट हो जाती है वो अपील डेथ की सूरत में, लेकिन वो जो सजा है वो बरकरार रहेगी। तो एक मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि
कोई ताले आजमा आइंदा अगर सोचेगा कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व करने के लिए, तो फिर उसके ज़हन में जरूर होगा कि ये सजा हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है पूरे पाकिस्तान में। सही हाई ट्रीजन के तहत ट्रायल हुआ एक आमर का, उसको सजा हुई। पाशा साहब, शॉर्टली कुड दिस बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि जब ये आर्ग्यू हो रहा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और ओपन कोर्ट में ये हो रहा था, तो उस वक्त भी ये बात आई कि ये जज साहब है और वो उन्हीं के, क्योंकि ऑथर जज उसके वही थे, तो वो नजर आ रहा था कि वो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उनको, लेकिन ये रीजन क्योंकि हमारे ग्राउंड्स में नहीं थी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इन ग्राउंड्स पे उनको निकाला गया है। लेकिन बहरहाल ये भी एक रीजन हो सकती है कि दोनों इकट्ठे गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि जस्टिस नकवी के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने प्री मेच्योर इस्तीफा दिया है, तो अब देखना है कि मराद के हवाले से क्या फैसला होता है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात की जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से था, और उसमें उस स्पेशल कोर्ट के डिसीजन को अप होल्ड किया गया जिस पर उस वक्त तनकीद की जा रही थी जब ये फैसला सामने आया था। अब कहा यह जा रहा है कि इसकी खासी इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकली। उसकी वजह यह है कि एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि आइंदा से अगर जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा जाता है तो उसके लिए ये फ़ैसला कोर्ट करने के लिए काफ़ी होगा। फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ये बताया जाएगा कि पहले जब इस तरह हुआ और मुशर्रफ साहब ने यह अमल किया तो उसका अंजाम अदालत ने क्या तय किया था, ये हमेशा याद रहना चाहिए। इसी हवाले से आज हमने PTI पर भी बात की और बल्ले का निशान उनको वापस मिला है, जो कि कहा यह जा रहा है कि एक अच्छा साइन है इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, ताकि एक बड़ी जमात इलेक्शन के अमल से बाहर ना बैठ जाए और लेजिटिमेसी जो है इलेक्शन की वो बहाल रहे और बरकरार रहे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।